नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, लेकिन कंटेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम इज सिंपली रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक रेंज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन करियर्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताऊं, 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, इसे परचेज कर लिया गया है रिलायंस जियो के द्वारा अपने 5G के ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो ये क्या है? 700 मेगाहर्ट्ज से 800 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये रेंज जो है, ये स्पेक्ट्रम है। समझ गए? स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन करियर्स के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। देखो, ये स्पेक्ट्रम नेचुरल रिसोर्स होता है। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो एग्जिस्ट करता है बिना ह्यूमन काइंड के एक्शन के, वो नेचुरल रिसोर्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोल की माइंस या फिर आयरन की माइंस, ये सब क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्स हैं, नेशनल रिसोर्स हैं। सरकार का यानी पूरे देश का हक होता है इस रिसोर्स पर। तो उसी प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। स्टेट का कंट्रोल है इसके ऊपर और सरकार इसकी नीलामी करती है ताकि वेरियस टेलीकॉम कंपनीज इनका इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस चला सकें और इससे सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त हो सके। और ये देखो, पेरिसेबल रिसोर्स है। पेरिसेबल रिसोर्स कैसे? मान लीजिए अभी 2021 से लेके 2025 के बीच तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, और अगर कोई स्पेक्ट्रम नहीं बिक पाता है, फॉर एग्जांपल 800 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो नहीं बिक पाया है, तो फिर खाली पड़ा रहेगा ना, उसका कोई इस्तेमाल करेगा ही नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, तो पेरिस हो जाएगा। 5 साल तक ये खाली पड़ा रहा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ना, मान लीजिए आपके पास कोई घर है, आप उसको रेंट पर देना चाहते हो, तो अगर 4 साल तक आपने उसको रेंट पर दिया ही नहीं, तो फिर आपकी इनकम चली गई ना, वो इनकम वापस तो आ नहीं सकेगी क्योंकि 4 साल तक खाली पड़ा रहा वो। उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम को आप नीलाम करोगे पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तभी आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, अदरवाइज तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये हमने बात की बेसिक्स की। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि अगले साल मार्च में रेडियो स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी वेरियस बैंड्स के लिए, और यह नीलामी की जाएगी साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन की सहायता से। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग होता क्या है? देखो, हमारे देश में जो एरियाज हैं जिनके लिए लाइसेंस की नीलामी होती है, वो टोटल एरियाज हैं 22, यानी पूरे इंडिया को 22 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हरियाणा एक सर्कल है, पंजाब एक सर्कल है, और नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको कंबाइन करके एक ही सर्कल बना दिया गया है। तो टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं हमारे देश में जिनके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। अब देखो, स्पेक्ट्रम की नीलामी ना सिर्फ इन 22 टेलीकॉम सर्कल्स के लिए होती है, बल्कि अलग अलग स्पेक्ट्रम के बैंड्स के लिए भी होती है। फॉर एग्जाम्पल 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड है, 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड है। उसी प्रकार से कई सारे बैंड्स हैं, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100, 2300, 2500। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नीलामी के लिए अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि 4-5 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जल्द से जल्द उनको नीलाम कर दिया जाए, नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे 22 सर्कल्स हो गए, और 22 सर्कल के लिए इतने सारे बैंड्स हो गए जिसके लिए टेलीकॉम कंपनीज नीलामी में हिस्सा लेती हैं। देखो, होता क्या है, वेरियस टेलीकॉम कंपनीज
पैकेज में डील लेना पसंद करती हैं। फॉर एग्जांपल जियो को ये लगता है अगर हमने राजस्थान लिया है, राजस्थान टेलीकॉम सर्कल के लिए हमने 700 मेगाहर्ट्ज का अगर लाइसेंस लिया है, तो इसके साथ हमें राजस्थान के साथ लगते जो स्टेट्स हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उनका भी लाइसेंस मिल जाए 700 मेगाहर्ट्ज का, बहुत बढ़िया है। तो ये हम कॉम्बिनेशन पसंद करेंगे। इवन रिलायंस जियो को ये भी लग सकता है कि अगर हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जो साथ लगते स्टेट्स हैं, इनके लिए अगर 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का बैंड अगर लीज पर लिया है, तो हमें 800 मेगाहर्ट्ज का मिल जाए तो और भी बढ़िया है, हम ज़्यादा बेहतर ढंग से ऑपरेशंस चला सकेंगे। तो इस प्रकार से पैकेज में डील लेना पसंद करती हैं टेलीकॉम कंपनीज। बट अगर सिंगल सिंगल आप नीलामी करोगे तो फिर वो पैकेज में डील नहीं ले सकेंगी। तो इसी का सॉल्यूशन है ये साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग। इसका फायदा ये होता है कि टेलीकॉम कंपनीज चाहे अनचाहे ऐसा लाइसेंस नहीं लेती जिनसे उनको लॉस होता हो। पैकेज उनका बन जाता है, जो वो पैकेज बनाना चाहती हैं वो उसको बना पाती हैं, क्योंकि एक राउंड में बोली नहीं लगती, कई सारे राउंड्स होते हैं बोली के। फॉर एग्जांपल पहले राउंड में टेलीकॉम कंपनीज ने, अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज ने बताया कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बिडिंग कर दी। तो राउंड के लास्ट में सबकी जो बिड है वो डिस्क्लोज हो गई, मतलब हाईएस्ट जो बिड है वो डिस्क्लोज हो गई। फिर दोबारा सेकेंड राउंड होगा तो पता होगा कि किस टेलीकॉम कंपनी ने कौन सी हाईएस्ट बिड की है, कौन से टेलीकॉम सर्कल के लाइसेंस के लिए, किस बैंड के लिए। तो सेकेंड राउंड में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं अपनी बिड चेंज भी कर सकती हैं, क्योंकि उनको वो पैकेज चाहिए जो उनको सूट करता हो, उसी हिसाब से वो अपनी बिड जो है वो चेंज कर सकती हैं। तीसरे राउंड में भी ऐसा ही होगा, मतलब हर राउंड के बाद हाईएस्ट जो बिड है वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी, ताकि अगले राउंड में अगर कोई टेलीकॉम कंपनी अपनी पास्ट बिड को चेंज करना चाहती है तो चेंज कर सके। तो ऐसा चलता जाएगा तब तक जब तक कि ऐसा राउंड ना आ जाए जिसमें कोई भी कंपनी नई बिड ना लगाए। तो ये वो राउंड होगा जिसमें सभी कंपनीज को अपने मन चाहे पैकेज जो है वो मिल जाएंगे, मतलब जितना वो पैसा लगाना चाहते हैं, जो वो पैकेज लेना चाहते हैं, उस पैसे के हिसाब से उस पर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये है साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग, मतलब छोटे से थोड़े पैसे से शुरुआत होती है बिडिंग में और कंपनीज धीरे धीरे ज़्यादा बिड लगाती रहती हैं। इसका फायदा ये होता है टेलीकॉम कंपनीज को लॉस नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको ये लाइसेंस चाहिए नहीं था इतने पैसे में, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बिड लगा दी और ज़्यादा महंगे में वो उन्होंने ये लाइसेंस परचेज कर लिया, ऐसा नहीं होगा इससे। तो ये हमने बात कर ली कंटेक्स्ट की। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के रिकमेंडेशंस के बाद सरकार ये प्लान कर रही है 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज के जो बैंड्स हैं स्पेक्ट्रम के, उनको नीलाम किया जाए और मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज में 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, इन सबको नीलाम किया जाए 22 टेलीकॉम सर्कल्स के लिए। टोटल जो स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाएगा सरकार के द्वारा अगले साल मार्च में वो होगा 2251 मेगाहर्ट्ज का, जबकि 2016 में सरकार की तरफ से जब नीलामी की गई थी तो उस समय 2355 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को नीलाम किया गया था। सरकार ने सोचा ये था कि पिछली बार यानी 2016 में स्पेक्ट्रम को नीलाम करके $90 बिलियन का रेवेन्यू हासिल होगा। हुआ कितना? बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 1/10, $9 बिलियन आप मान लीजिए। और 700 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो तो देखो बिका ही नहीं था। और देखो ये जो 700 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इस बैंड में यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं तो वो बिल्डिंग्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं और कवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है। यानी टेलीकॉम ऑपरेशंस चलाने के लिए ये 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड अच्छा है। ये नहीं बिक पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज ने इसे नहीं खरीदा। अब इसके बाद राइटर 4 फैक्टर्स बताते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रम की नीलामी रेवेन्यू को। सबसे पहला फैक्टर है रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर बोली स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए एक पेन की बोली लगा रहे हो आप, तो बोली स्टार्ट किससे होगी? 10 रुपए से। शुरू में बेसिक जो प्राइस है, बेस प्राइस, वो 10 रुपए होगा। इसे ही कहा जाता है रिजर्व प्राइस।
हाईएस्ट तो कोई आगे लगा सकता है जो भी बोली में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन मिनिमम प्राइस जिस पे वो पेन बिकेगा वो है रिजर्व प्राइस, जहां से बोली स्टार्ट होती है। तो राइटर ये कहते हैं, देखो अगर ज्यादा रिजर्व प्राइस होगा स्पेक्ट्रम का तो ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा रिजर्व प्राइस है तो इससे रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त होगा सरकार को। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर रिजर्व प्राइस रख दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो फिर टेलीकॉम कंपनीज नहीं परचेज करेंगी, वो किसी दूसरे बैंड से काम चला लेंगी या फिर कम ही बैंड खरीदेंगी, कम ही बैंड लीज पर लेंगी। तो इसलिए पिछली बार यही हुआ था 2016 में, सरकार ने स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस इतना ज्यादा रख दिया कि कंपनीज को लग रहा था कि अरे इतना महंगा स्पेक्ट्रम कौन खरीदेगा, उन्होंने नहीं खरीदा, जैसे तैसे करके उन्होंने काम चला लिया। तो अभी सरकार को यह सोचना चाहिए, हालांकि 2016 के अपेक्षाकृत इस साल काफी कम बेस प्राइस रखा गया है, यानी काफी कम रिजर्व प्राइस रखा गया है, लेकिन राइटर के अनुसार वो भी काफी ज्यादा है। तो सरकार ये देखे कि ज्यादा रिजर्व प्राइस ना रखे, अदरवाइज खरीदेंगे नहीं टेलीकॉम कंपनीज वाले उस स्पेक्ट्रम को। उसके बाद नेक्स्ट है ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स। ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स मतलब देखो आजकल आपको पता है काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज हैं जो वॉइस कॉलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसे कहा जाता है वॉइस ओवर आईपी। अब जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो वॉइस ओवर आईपी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, वॉइस ओवर आईपी सर्विस समझते हो ना, जैसे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, इवन टेलीग्राम में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल कर सकते हो। तो राइटर कहना चाहते हैं जितने ज़्यादा यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम इच्छुक होंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स स्पेक्ट्रम के लिए। समझ गए? मतलब अगर इस सर्विस के इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या इंक्रीज होती है तो टेलीकॉम कंपनीज कम पे करने के लिए इंटरेस्टेड होंगी स्पेक्ट्रम की नीलामी में। नेक्स्ट है अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई। ये दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। देखो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, कुछ स्पेक्ट्रम को नीलाम करती ही नहीं है, उसको अनलाइसेंस्ड छोड़ देती हैं ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके वाईफाई के लिए। जितना ज़्यादा ये अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम छोड़ा जाता है वाईफाई के लिए सरकार के द्वारा, उतनी ही कम डिमांड होती है लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम की। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे अब सरकार की वो स्कीम है पीएम वानी, उसके लिए तो वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाने पड़ेंगे ना जगह जगह पर। तो अगर ज़्यादा अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम छोड़ा जाता है वाईफाई के लिए तो वो स्कीम बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट की जा सकती है। चौथा पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो अभी सरकार ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि सरकार इसके बाद यानी मार्च के बाद जो नीलामी की प्रोसेस स्टार्ट करेगी उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड को नीलाम किया जाएगा। तो टेलीकॉम कंपनीज असमंजस में हैं कि अपने पैसे बचाए जाएं मार्च वाली नीलामी में, क्या सरकार इससे बेहतर फ्रीक्वेंसी बैंड्स को नीलाम करेगी आगे किसी नीलामी में। तो एक क्लियर रोड मैप सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मार्च के बाद अगर फ्रीक्वेंसी बैंड्स की नीलामी होगी यानी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी तो उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स उपलब्ध होंगे नीलामी के लिए, ताकि टेलीकॉम कंपनीज अच्छे से डिसाइड कर सकें कि अभी उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर उन्हें इंतजार करना है साल के अंत में जो नीलामी होगी स्पेक्ट्रम की उसके लिए। इसके बाद कुछ सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम देखो एक पेरिसेबल स्केर्स रिसोर्स है, मतलब अगर एक निश्चित समय में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो फिर वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। और अभी तो देखो आपको पता है कोविड-19 की महामारी के बाद घर से काम ज़्यादा हो रहा है, यानी डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए सरकार को कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है स्पेक्ट्रम की नीलामी में, ताकि सरकार को रेवेन्यू भी मिल सके और टेलीकॉम कंपनीज को भी फायदा हो। सबसे पहला सजेशन है रीविजिट ऑफ रिजर्व प्राइस। वैसे कम किए गए हैं सरकार की तरफ से रिजर्व प्राइस, लेकिन इसे और ज़्यादा कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन मोर अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम। हालांकि देखो इससे कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया जितना ज़्यादा अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम होगा उतनी ही कम डिमांड होगी लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम की। बट एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बैंड में ये छोड़ा जाए अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम और इसका इस्तेमाल किया जाए
पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट के लिए, यानी पीएम वानी प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑक्शंस, मतलब फ्यूचर में कौन सी बोली लगने वाली हैं, कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स की, वो आप अभी से बता दो ताकि टेलीकॉम कंपनीज डिसाइड कर सकें। नेक्स्ट देखो, ओवर द टॉप जो ये फर्म्स हैं, जो ना सिर्फ जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ना सिर्फ सिनेमा वाला कंटेंट प्रोवाइड करती हैं बल्कि वॉइस ओवर आईपी की सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये भी बताना चाहिए सरकार को साफ साफ कि क्या रेगुलेट किया जाएगा, क्या नहीं रेगुलेट किया जाएगा, ताकि टेलीकॉम कंपनीज और ओवर द टॉप फर्म्स आपस में हाथ मिला सके बेस्ट सर्विसेज जनता को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं। कंक्लूजन की बात करें, देखो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इनको इस साल इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने ये जो ऑक्शन का तरीका है SMRA, पूरा नाम है साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शंस, ये एक सक्सेसफुल तरीका है बोली लगवाने के लिए लाइसेंसेस का। बट देखो सरकार ने अगर इन सजेशंस पर ध्यान नहीं दिया तो इस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।